डन। तो गुड इवनिंग बच्चा लोग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब हेल्दी हैं। विनय जी, हेलो। तो बेटा, हमने लास्ट क्लास में लोकल एनेस्थेटिक्स पढ़ा था, स्टार्ट किया था लोकल एनेस्थीसिया। और हमने पढ़ा था कि लोकल एनेस्थेटिक्स को हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। वो यूज डिपेंडेंट सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। वीकली बेसिक ड्रग है तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ देते हैं। एग्रीड। और वो अलग अलग नर्व्स को अलग अलग तरीके से ब्लॉक करते थे। सब नर्व्स की अलग अलग सेंसिटिविटी होती थी, जिसको हम बोलते थे डिफरेंशियल ब्लॉकेज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। गुड इवनिंग शुभम। एग्रीड। फिर हमने पढ़ा कि लोकल एनेस्थेटिक्स दो टाइप के हैं, एस्टर कंटेनिंग और अमाइड कंटेनिंग। एस्टर कंटेनिंग एंड अमाइड कंटेनिंग। और हमने उनमें ड्रग्स के नाम लिखे थे। तो आज हम आगे की बात करते हैं, एस्टर्स और अमाइड कंटेनिंग से ही हम स्टार्ट करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स को। जस्ट जस्ट अ सेकेंड। या तो लेट्स स्टार्ट कि एस्टर्स और अमाइड कंटेनिंग लोकल एनेस्थेटिक्स में क्या डिफरेंस था। तो लोकल एनेस्थेटिक्स वर एस्टर कंटेनिंग, और एस्टर कंटेनिंग में ओनली वन आई, उसमें एक आई वर्ड आता था, लाइक कोकेन, बेंजोकेन, टेट्राकेन। और अमाइड कंटेनिंग लोकल एनेस्थेटिक्स में देर वर टू आईज, लाइक लिग्नोकेन, प्राइलोकेन एक्सेट्रा। हमने पढ़ा कि एस्टर कंटेनिंग्स दे वर शॉर्ट एक्टिंग। Why they were short acting? Because they are rapidly degraded by एस्टेरेसिस। और एस्टेरेसिस कहाँ होते थे? प्लाज्मा में होते थे, तो पहले ही डिग्रेड हो जाता था। अमाइड कंटेनिंग दे वर लॉन्गर एक्टिंग बिकॉज दे आर मेटाबोलाइज बाय अमाइडेजेस। अमाइडेजेस कहाँ होते थे बेटा? लिवर में होते थे, जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा। देवर, बट यहां पे अब हम लिखेंगे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट कोकेन। कोकेन is metabolized by both esterase plus amidase। और यहां पे हम एक्सेप्शन लिखेंगे, एक्सेप्ट आर्टिकेन। आर्टिकेन is metabolized by esterase। इट इज मेटाबोलाइज बाय एस्टेरेस। तो ये एक्सेप्शन है, तो एमसीक्यू आता है। सेकेंड पॉइंट बेटा हमने पढ़ा, देवर लेस पोटेंट, इनकी ज्यादा डोज देनी पड़ती है। अमाइड कंटेनिंग देवर मोर पोटेंट, इनकी कम डोज देनी पड़ती है। इसीलिए अमाइड कंटेनिंग जो होते हैं, दे आर मोर कॉमनली यूज ड्रग्स। अमाइड कंटेनिंग दे आर मोर कॉमनली यूज ड्रग। नेक्स्ट, एस्टर कंटेनिंग वी विल राइट दे हैव मोर एलर्जी, इनसे काफी एलर्जी होती है। अमाइड कंटेनिंग लेस एलर्जिक। अब कौन सा बच्चा मुझे बताएगा, विच लोकल एनेस्थेटिक्स आर सेफ इन लिवर डिजीज? कैन यू टेल मी? जो मैंने अभी तक आपको इंफॉर्मेशन बताई है, उस हिसाब से विच लोकल एनेस्थेटिक्स इज सेफ इन लिवर डिजीज? व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज योर आंसर? एस्टर वाले के अमाइड वाले? एस्टर वाले के अमाइड वाले? एस्टर वाले के अमाइड वाले? आंसर? यस, एब्सोल्युटली फाइन, एस्टर लोकल एनेस्थेटिक। ठीक है, वेरी गुड। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट,
ester containing local anesthetics. Let's start with individual drugs. तो इंडिविजुअल ड्रग में बेटा पहले हम पढ़ेंगे एस्टर वाले लोकल एनेस्थेटिक, बहुत ही रेयरली यूज होते हैं, ठीक है, बहुत ही रेयरली यूज होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद एस्टर कंटेनिंग लोकल एनेस्थेटिक। और इसमें सबसे पहला ड्रग है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग कोकेन। सबसे पहला ड्रग कोकेन। तो लिखेंगे बेटा कोकेन वॉज द फर्स्ट LA to be used. It was the first local anesthetics to be used. Second point, it is the only natural LA. ये नेचर में मिलता है। तो सर कहां से ऑब्टेन करते हैं? लिखेंगे इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स ऑफ a plant known as erythroxylone कोका। ये एक प्लांट है, इसकी लीव से ऑब्टेन करते थे, ठीक है। इट इज द ओनली लोकल एनेस्थेटिक, इट इज द ओनली लोकल एनेस्थेटिक दैट हैज सिंपैथेटिक एक्टिविटी। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कि कोकेन का सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्यों होता है? बिकॉज कोकेन causes increase of norepinephrine, epinephrine and dopamine release। ये इनका रिलीज बढ़ाता है। नर्व्स में से नॉरएपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन और डोपामीन का रिलीज बढ़ाता है। अब बेटा एक बात याद रखिएगा, आपके जीवन में सारी खुशियों का कारण होता है डोपामीन। अगर आपके माइंड में ज्यादा डोपामीन रिलीज होगा, आप खुश रहोगे, आपके जीवन में बहुत मजा आएगा। तो अगर आप कोकेन लोगे तो मुझे बताइए आपको क्या होगा, क्या क्या प्रॉब्लम होगी? बिकॉज ऑफ दिस रीजन कोकेन इट प्रोड्यूस एडिक्शन, क्योंकि ये ब्रेन में क्या रिलीज करता है? क्या रिलीज करता है? डोपामीन। सेकंड पॉइंट मेरा आपसे ये है, अगर कोकेन रिलीज हुआ, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ी, तो मुझे बताइए आप आराम करोगे कि एग्रेसिव हो जाओगे? व्हाट इज योर आंसर? सिंपैथेटिक। डॉग पीछे पड़ता है सिंपैथेटिक डिस्चार्ज। तो रिमेंबर कोकेन इट कॉजेस एक्साइटेशन। तो लोगों को क्या हो जाता है? सडनली एक्साइटेशन आ जाता है। तो उस एक्साइटेशन को फील करने के लिए लोग कोकेन का अब्यूज करते हैं। तो उस पे अभी हम थोड़ी देर में आएंगे। अब एक आप बच्चों से एक सवाल, अगर एक ड्रग से सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है तो क्या हम कह सकते हैं कोकेन इट इज द ओनली लोकल एनेस्थेटिक दैट प्रोड्यूस वेजोकंस्ट्रिक्शन? कोकेन एक ऐसा ओनली एंड ओनली लोकल एनेस्थेटिक दैट प्रोड्यूस वेजोकंस्ट्रिक्शन। बाकी सारे लोकल एनेस्थेटिक वेजो डायलेशन प्रोड्यूस करते हैं। सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाते हैं ना, रेस्टॉल वेजो डायलेशन। तो कोकेन इज द ओनली लोकल एनेस्थेटिक दैट प्रोड्यूस वेजोडाइलेशन। तो अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी ब्रेन में होती है तो एडिक्शन होता है, ब्रेन के बाहर होती है तो ब्लड वेसल में वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। वेरी गुड, ठीक है, ये बात समझ आई हमें। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज द यूज ऑफ कोकेन? Cocaine nowadays it is not used.
एज इंजेक्शन। कैन यू टेल मी विच स्टूडेंट, क्यों भाई? इट इज रेयरली यूज्ड एज आई ड्रॉप्स टू प्रोड्यूस कॉर्नियल या फिर ऑक्यूलर एनेस्थीसिया, बट वहां भी हम इसको आजकल यूज नहीं करते। तो वाई इट इज नॉट यूज एज एन इंजेक्शन? बिकॉज ऑफ इट्स एडिक्टिव पोटेंशियल। कोकेन को अब हम एज एन इंजेक्शन यूज नहीं करते। देंगे यार आदमी को इतना मजा आएगा, कहेगा छोड़ो यार लोकल एनेस्थेटिक लाइफ के मजे लो, है ना? अब्यूज, बिल्कुल सही कह रहे हो शिवम। डन। तो अब बात करते हैं एज एन ऑक्यूलर एनेस्थीसिया। कोकेन इज यूज्ड एज 1 to 10% सॉल्यूशन। कितनी होती है स्ट्रेंथ? 1 to 10% सॉल्यूशन। नाउ लास्ट पॉइंट विथ कोकेन इज कोकेन अब्यूज या फिर कोकेन का एडिक्शन। सो कोकेन, रिमेंबर, इट इज ऑल्सो नोन एज स्पीड। लोग कोकेन नहीं बोलते, शॉर्ट इसके कॉमन नाम क्या होते हैं जो स्मगलर यूज करते हैं? स्पीड, क्रैक। दीज आर द कॉमन नेम्स ऑफ कोकेन। ठीक है। एंड पीपल दे यूज इट एज, कैसे करते हैं? दे अब्यूज इट एज आईवी, दे इनहेल लाइक स्मोक, इसको जला के इसका स्मोक लेते हैं। और नाक में आपने देखा होगा ना, कार्ड से अलग अलग करते हैं और नाक से ऐसे करते हैं, इनसफ्लेट। उसको क्या बोलते हैं? इनसफ्लेट। नाक में सडनली लेते हैं लोग ताकि फटाफट क्या हो जाता है। ठीक है। नाउ कोकेन, इट शोज रिवर्स टॉलरेंस। कोकेन के साथ क्या होता है बेटा? रिवर्स टॉलरेंस। रिवर्स टॉलरेंस मीन्स देर इज इंक्रीज इफेक्ट ऑफ कोकेन with repetitive use. With repetitive use. Now the point is, what is the treatment of cocaine de-addiction? कोकेन के डी एडिक्शन के लिए क्या हम कोई ड्रग यूज करते हैं? कोकेन के डी एडिक्शन के लिए, ताकि आदमी को इसका एडिक्शन ना हो? यस, वी कैन यूज टोपिरामेट, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, एंड बैक्लोफेन। दे आर ऑफ लेबल यूज। ऑफ लेबल का मतलब दे आर नॉट अप्रूव्ड बट दे आर फाउंड टू बी इफेक्टिव इन कोकेन एडिक्शन। दे आर फाउंड टू बी यूजफुल इन कोकेन एडिक्शन। तो बेटा कोकेन की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज कोकेन इतना यूज नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं कोकेन का भाई, प्रोकेन। दूसरा कौन सा ड्रग है इस चर में? एक ही आई आ रहा है ना, आप देख रहे हो, प्रोकेन। प्रोकेन वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक एले। तो फर्स्ट नेचुरल या ओवरऑल कौन सा एले बनाया था हमने? कोकेन। प्रोकेन बनाया फर्स्ट सिंथेटिक एले। सेकेंड पॉइंट, प्रोकेन, ओके, इट इज ऑल्सो रेयरली यूज्ड। It is also rarely used. Now remember प्रोकेन का दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोकेन, it is combined with penicillin G and this combination is known as procaine penicillin. And this procaine penicillin becomes long acting. जब हम प्रोकेन को पेनिसिलिन जी के साथ लगते हैं, पेनिसिलिन जी लॉन्ग एक्टिंग हो जाती है। ये हम पेनिसिलिन्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोकेन
प्रोकेन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक। ये भी हम वहीं पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे मैं अब आपको वहीं पे बताऊंगा। ये दो एडिशनल पॉइंट है, वैसे रेयरली कोई पूछेगा। थर्ड ड्रग क्लोरप्रोकेन। क्लोरप्रोकेन इट इज ओवरऑल शॉर्टेस्ट एलए। सबसे शॉर्ट एक्टिंग कौन सा है? क्लोरप्रोकेन। इट इज ऑल्सो लीस्ट पोटेंट एलए, सबसे ज्यादा डोज भी इसी की देनी पड़ती है। तो क्वेश्चन कम्स विच इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग एलए एंड विच इज द मोस्ट पोटेंट एलए? द आंसर इज ड्यूबुकेन, जो हम 2 IRA अमाइड वाले में पढ़ेंगे। अमाइड वाले में पढ़ेंगे ना। क्लोरप्रोपेन आफ्टर मेटाबॉलिज्म it forms sodium meta bisulfite. It forms sodium meta bisulfite. Now this sodium meta bisulfite is highly neurotoxic. It is highly neurotoxic. That is why chlorprocaine it is contraindicated in spinal anesthesia. इसको हम कौन से एनेस्थीजिया में नहीं देते? स्पाइनल एनेस्थीजिया में इसका इंजेक्शन नहीं देते। रेयरली यूज होते हैं। एस्टर वाले तो वैसे ही रेयरली यूज होते हैं आजकल, है ना। देन टेट्राकेन। टेट्राकेन it is also known as pontocaine. It is also known as emethocaine. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ठीक है। It is used as a topical drug, topical LA in cases of ear, nose surgery, dental surgery, ठीक है, dental surgery. And the last drug is benzocaine. Benzocaine it can be applied on cut surfaces. It can be applied on cut surfaces. The reason is it has least or minimal absorption into blood. It has least or minimal absorption into the blood. तो बेटा ये सब थे हमारे एस्टर कंटेनिंग लोकल एनेस्थेटिक्स। इस पे ज्यादा सवाल नहीं आते। अब आपने एक बात याद रखनी है, आपसे जो मोस्ट कॉमनली सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं अमाइड कंटेनिंग में। और अमाइड कंटेनिंग में भी मोस्ट कॉमनली आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है एक लिग्नोकेन पे और दूसरा ब्यूपीवाकेन पे। इस पे सवाल आते हैं और रेयरली किसी पे कुछ सवाल आते हैं। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम में आप सिर्फ ये दो भी पढ़ के जाएंगे, थ्योरी एग्जाम में चलेगा। तो लेट्स कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, लेट्स टॉक अबाउट amide containing LA. Amide containing LA and the first drug, the most important drug जो हमें याद रखना है वो है लिग्नोकेन।
सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग कौन सा है बेटा? प्लीज मार्क, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग कौन सा है? लिग्नोकेन। इस पे सवाल आते हैं। नाउ लिग्नोकेन इट इज ऑल्सो नोन एज, इसके दूसरे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइडोकेन। दूसरा नाम क्या है? लाइडोकेन। इसका तीसरा नाम क्या है? जाइलोकेन। लिग्नोकेन इज ऑल्सो नोन एज लाइडोकेन एंड जाइलोकेन। समझ गए बात? डन। तो लेट्स टॉक अबाउट लिग्नोकेन। लिग्नोकेन it is also known as all purpose local anesthetic. Why it is known as all purpose local anesthetic? Because it has all uses. इसको हम हर जगह यूज करते हैं, इसको हम हर जगह यूज करते हैं। तो एक बार देखें लिग्नोकेन को हम कहां कहां यूज करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ लिग्नोकेन। ठीक है, तो फर्स्ट इज लिग्नोकेन एज एन लोकल एनेस्थेटिक इट इज गिवन एज अ टॉपिकल ड्रग। टॉपिकल मतलब सरफेस पे लगाना। एपिड्यूरल इंजेक्शन देते हैं इसका। एपिड्यूरल वर्ड आप सब बच्चे समझते हैं, बिटवीन, है ना, एपिड्यूरल। देन स्पाइनल, इट इज यूज्ड इन नर्व ब्लॉक। क्या होता है नर्व ब्लॉक? एपिड्यूरल क्या होता है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। एंड इट इज ऑल्सो गिवन एज इंट्रावीनस, ये वर्ड लिखेंगे बाद में समझेंगे, इंट्रावीनस रीजनल एनेस्थीसिया। ये भी क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, आपके लिए नई टर्म्स हैं क्योंकि ये फाइनल ईयर में आप ज्यादा पढ़ते हैं। दिस इंट्रावीनस रीजनल एनेस्थीसिया, इसको हम बोलते हैं बियर्स ब्लॉक। क्या होता है थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, बाद में समझेंगे। बियर्स ब्लॉक। नाउ टॉपिकल का मतलब बेटा या तो हम स्किन पे लगाते हैं या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगाते हैं। म्यूकस मतलब ओरल म्यूकोजा, रेक्टल म्यूकोजा, वेजाइना, है ना, और म्यूकोजा पे लगाते हैं। एज अ टॉपिकल ड्रग इट इज गिवन एज अ सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन आता है। ऑइंटमेंट आता है, ऑइंटमेंट में मैंने आपको बताया था लिपिड कंटेंट ज्यादा होता है। जेली भी आती है, ठीक है। जेली से क्या होता है? लुब्रिकेशन होता है। एरोसोल्स होते हैं एंड सपोजिटरीज, ये सब प्रिपरेशन है। अब बात करते हैं इनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है। एज अ सॉल्यूशन 2 to 4%, ऑइंटमेंट 2.5 to 5%, जेली 2%, एरोसोल्स 10% लिग्नोकेन, सपोजिटरी 10% लिग्नोकेन। एपिड्यूरल इंजेक्शन जब देते हैं 1 to 2% लिग्नोकेन, स्पाइनल 1.5 to 5% लिग्नोकेन, नर्व ब्लॉक 1 to 2%, एंड इन बियर्स ब्लॉक वी गिव 0.5% लिग्नोकेन। ठीक है, ठीक है। अब इसमें सब में आपको याद क्या करना है, मैं मार्क कर रहा हूं और सिर्फ वही चीज याद रखनी है। एक तो जेली आपने याद रखनी है, स्पाइनल, एपिड्यूरल और बियर्स ब्लॉक। इनकी कंसंट्रेशन कोशिश करिएगा एग्जाम से पहले थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर प्रॉपर्टीज ऑफ लिग्नोकेन। लिखेंगे लिग्नोकेन, लिग्नोकेन when applied topically on skin, लेट्स से आपने स्किन पे इसे अप्लाई किया, लिग्नोकेन कैन नॉट पेनिट्रेट, it cannot penetrate
इंटैक्ट स्किन। आप सब जानते हो कि स्किन के नीचे नर्व एंडिंग्स होती है, नर्व्स जो होंगी वो तो स्किन के नीचे होंगे, सो इट कैन नॉट पेनिट्रेट इंटैक्ट स्किन। तो क्या किया जाए? हम क्या करते हैं, दैट इज वाई लिग्नोकेन 2.5% is mixed with another drug known as prilocaine। प्राइलोकेन भी कितना बेटा? 2.5%। ठीक है। नाउ दिस मिक्सचर, इट इज नोन एज यूटेक्टिक मिक्सचर। यूटेक्टिक मिक्सचर का मतलब होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट अब कम हो गया। यूटेक्टिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, और जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इट कैन पेनिट्रेट इंटैक्ट स्किन। अब इस पे आप पे सवाल आते हैं। ठीक है। यूटेक्टिक मिक्सचर मींस दैट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज रिड्यूस्ड। जब हम दो को कंबाइन करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। डन? ठीक है, डन। सेकेंड पॉइंट, लिग्नोकेन कैन पेनिट्रेट, कैन पेनिट्रेट इंटैक्ट म्यूकोजा। ये म्यूकोजा को कर देता है, स्किन को नहीं कर सकता। दैट इज वाई लिग्नोकेन, इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डेंटल पेन। बेटा डेंटल पेन में तो आप माउथ में लगाते हो, माउथ में लगाते हो ना, माउथ में तो म्यूकोजा होता है, स्किन नहीं होती। एंड प्रोक्टोस्कोपी, कोई बच्चा बता सकता है प्रोक्टोस्कोपी में क्या करते हैं? जब हम रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, जब हम रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, देन लिग्नोकेन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। रेक्टल एग्जामिनेशन बेटा इसलिए करते हैं, प्रोस्टेट का साइज देखने के लिए। इसलिए करते हैं बेटा, नमस्कार ध्रुव जी, नमस्कार। जब हम प्रोस्टेट का साइज करते हैं, या फाइनल ईयर में पढ़ेंगे। डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूजेस ऑफ लिग्नोकेन। लिग्नोकेन पे शॉर्ट नोट आता है। तो पहला यूज तो हमें पता है बेटा लिग्नोकेन का, इट इज अ एलए, लोकल एनेस्थेटिक। लिग्नोकेन, कोई बच्चा मुझे बता सकता है और हमने कहां पढ़ा था? लिग्नोकेन, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटी एरिथमिक ड्रग। लिग्नोकेन, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटी एरिथमिक ड्रग। कैन यू टेल मी कौन से क्लास में था ये लिग्नोकेन? क्लास 1 में था, क्लास 2 में था, क्लास 3 में था? विच स्टूडेंट विल टेल मी? लिग्नोकेन कौन सी क्लास का ड्रग था? एंटी एरिथमिक में विलियम वॉगन क्लासिफिकेशन पढ़ी थी हमने, क्लास 1B। हमने पढ़ा था वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस में यूज करते थे। अब बेटा आप लोगों से एक सवाल देखते हैं कौन सा बच्चा आंसर करेगा। एक पेशेंट आया आपके पास इमरजेंसी में, उसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रहे हैं, एरिथमिया हो रहा है। ठीक है, आपके पास लोकल एनेस्थेटिक वाला लिग्नोकेन का सॉल्यूशन है फिलहाल। मेरा आप बच्चों से एक सवाल, क्या आप लोकल एनेस्थेटिक वाला लिग्नोकेन एरिथमिया को ठीक करने के लिए यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? माय सवाल, क्वेश्चन, क्या आप एरिथमिया में लोकल एनेस्थेटिक फॉर्म ऑफ लिग्नोकेन यूज करेंगे? यस के नो? रिमेंबर, here we use pure form of lignocaine.
रिमेंबर, नॉट लोकल एनेस्थेटिक फॉर्म। बेटा जो लोकल एनेस्थेटिक फॉर्म होती है ना लिग्नोकेन की, उसमें बहुत ही डेंजरस केमिकल्स साथ में मिले हुए होते हैं जो हार्ट को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कौन सी यूज करते हैं बेटा? प्योर फॉर्म ऑफ लिग्नोकेन। अपार्ट फ्रॉम दिस, लिग्नोकेन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोपैथिक पेन, नर्व्स को सप्रेस करने के लिए। इट इज गिवन फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस, सिजर्स को कंट्रोल करने के लिए। जब सिजर्स कंट्रोल नहीं होते, लास्ट में हम लिग्नोकेन देते हैं, हम पढ़ेंगे। एंड इट इज ऑल्सो गिवन फॉर इंट्रैक्टेबल कफ, अगर खांसी नहीं रुक रही, नर्व्स को सप्रेस करने के लिए। ठीक है, दीज आर द यूज। आपने क्या याद रखना है? आपने बेटा ये दो चीजें याद रखनी है, लोकल एनेस्थेटिक और एज एन एंटी एरिथमिक ड्रग। ये दो बातें आपने याद रखनी है। ठीक है, नाउ वन साइड इफेक्ट ऑफ लिग्नोकेन। लेट्स सी, फर्स्ट पॉइंट, कौन सा बच्चा मुझे बताएगा लिग्नोकेन इज नॉट absorbed orally? Which student will tell me why? रीजन क्या बताओगे? Why lignocaine is not absorbed orally? Because it has a very high first pass metabolism in liver. पढ़ा था हमने, लिवर लिग्नोकेन को डिग्रेड कर देता है। लिग्नोकेन का साइड इफेक्ट, फर्स्ट इज लिग्नोकेन ऑन हार्ट इज कार्डियोटॉक्सिक, it causes bradycardia. Lignocaine, it is also neurotoxic. न्यूरोटॉक्सिसिटी में फर्स्ट साइन ऑफ लिग्नोकेन इज निस्टैग्मस। सबसे पहले क्या होता है? निस्टैग्मस। निस्टैग्मस के बाद क्या होता है पेशेंट को? सिजर्स। और उसके बाद पेशेंट को हो जाता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और आदमी की डेथ हो जाती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। Very good, Dhruv, Shubham. And the last point is lignocaine is contraindicated in anyone. कौन सा बच्चा मुझे बताएगा, क्या हमने कोई ड्रग की लिस्ट पढ़ी थी? कौन कौन से ड्रग मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया करते थे? क्या निमोनिक पढ़ा था? क्या पढ़ा था हमने? लिग्नोकेन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। कैन यू टेल मी कौन कौन से ड्रग मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया करते थे? ड्रग कॉजिंग मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, न्यूमोनिक मैंने आपको बताया था शेल। एंड ट्रीटमेंट कौन सा था? ट्रीटमेंट में हम कौन सा मसल रिलैक्सेंट देते थे मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के ट्रीटमेंट में? डेंट्रोलीन। पढ़ेंगे डेंट्रोलीन मसल रिलैक्सेंट, है ना। कौन से चार ड्रग आप मुझे बता सकते हो जो मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया करते हैं? एस से क्या था? सक्सिनाइल कोलीन। एच से क्या था? हेलोथेन। ए से एट्रोपिन, एल से लिग्नोकेन। इन सब में सबसे ज्यादा हेलोथेन करता था ना, पढ़ा था हमने। तो कौन कौन से ड्रग मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया करते हैं? शेल। ट्रीटमेंट क्या होता है मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का? डेंट्रोलीन। वही कुछ सर्का चैनल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम चैनल। गुड, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट ड्रग, दैट इज ट्राइलोकेन। ट्राइलोकेन, it is
सेफ इन malignant hyperthermia. Hence, जब आप लिग्नोकेन नहीं दे सकते तब आप क्या देते हो बेटा? तब आप क्या देते हो? यस, डायग्नोसिस तो राहुल करना ही है। सेफ इन मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ट्राइलोकेन का साइड इफेक्ट। ट्राइलोकेन फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल नोन एज ओ टोल्यूडीन। इससे एक मॉलिक्यूल बनता है ओ टोल्यूडीन। ओ टोल्यूडीन प्रोड्यूस मिथ हीमोग्लोबिनीमिया। इससे क्या बनता है? मिथ हीमोग्लोबिन बनता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ट्राइलोकेन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स ऑफ एनीमिया। एनीमिया में हम नहीं देते, पहली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बड़ी कम है। इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन नियोनेट्स, क्योंकि नियोनेट्स में मिथ हीमोग्लोबिनीमिया इजीली डेवलप हो जाता है। इजीली डेवलप इन नियोनेट्स। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग आर्टिकेन। Both prilocaine and articaine, they are used in dental surgeries as a topical drug. As a topical drug. Fifth drug, fourth drug, etidocaine. Etidocaine, it is contraindicated in dental surgery. Why? Because it increase bleeding risk. इससे ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज ड्यूबुकेन। ड्यूबुकेन, it is the most potent and longest acting LA, क्योंकि इतना लंबा एक्टिंग है इसीलिए कम यूज किया जाता है। हम नहीं चाहते कि कोई ड्रग इतनी देर तक काम करता रहे, है ना। ठीक है। नाउ ड्यूबुकेन, इट हैज वन एडिशनल यूज। ड्यूबुकेन, it is used to assess the activity of pseudocholine esterase enzyme. It is used to assess the activity of pseudocholine esterase enzyme, and this test is known as ड्यूबुकेन नंबर। इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? ड्यूबुकेन नंबर। कितने मॉलिक्यूल्स सूडोकोलिन एस्टेरेस को इनहिबिट करते हैं, समथिंग लाइक दैट, विद जो अभी हम बाद में देख लेंगे। ड्यूबुकेन नंबर। अच्छा, क्या आप बता सकते हो कि सूडोकोलिन एस्टेरेस कौन से ड्रग को डिग्रेड करता था? कौन से ड्रग को डिग्रेड करता था? So this point we will discuss in see the section of सक्सिनाइलकोलिन। अभी हम थोड़ी देर में सक्सिनाइलकोलिन पढ़ने वाले हैं, बिकॉज दिस एंजाइम डिग्रेड्स सक्सिनाइलकोलिन, क्योंकि सक्सिनाइलकोलिन में भी कोलिन वर्ड आ रहा है, इसमें भी कोलिन वर्ड आ रहा है।
ठीक है। तो सक्सिनाइल कोलिन इससे डिग्रेड होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट ड्रग इज ब्यूपिवाकेन। प्लीज मार्क, ब्यूपिवाकेन बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। ब्यूपिवाकेन बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ब्यूपिवाकेन। ब्यूपिवाकेन, it is longer acting than lignocaine. It is longer acting than lignocaine. Reason, because it binds with sodium channel with very high affinity. ये सोडियम चैनल से जब नर्व्स में बाइंड होता है तो इजीली क्या होता है, सेपरेट नहीं होता। ब्यूपिवाकेन, it shows differential blockage of nerves। मतलब कौन सी नर्व्स जल्दी ब्लॉक होती हैं, कौन सी देर होती हैं। रिमेंबर, देर इज मोर ऑफ सेंसरी ब्लॉक एज कंपेयर टू मोटर नर्व्स ब्लॉक। तो कौन सी नर्व ज्यादा ब्लॉक होती हैं ब्यूपिवाकेन से, सेंसरी नर्व्स। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ब्यूपिवाकेन is preferred. Bupivacaine is preferred drug in, लिखेंगे, ड्यूरिंग लेबर। कोई बच्चा मुझे बता सकता है वाई लेबर या चाइल्ड डिलीवरी? चाइल्ड डिलीवरी के दौरान पेन ना हो इसलिए देते हैं। मोटर ब्लॉक नहीं हो रहा तो मोटर नर्व्स काम करेंगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट करती रहेगी। सेकेंड, ठीक है, इट इज लेबर एंड चाइल्ड डिलीवरी। अब बात करते हैं दी साइड इफेक्ट्स ऑफ ब्यूपिवाकेन। ब्यूपिवाकेन, इट इज द मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक एले। It is the most neurotoxic LA. Just like lignocaine. Agree? Because of this reason, because of this reason, bupivacaine, it is never given IV. It is never given intravenous, or it is never given as a Beer's block. अब ये बियर्स ब्लॉक क्या है अब इस स्लाइड के बाद मैं आपको समझाऊंगा। इसको भी कभी भी हम इंट्रावीनसली नहीं देते। अब जब इससे कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है, क्या होता है? रिमेंबर, इट इनहिबिट एसए नोड, इट इनहिबिट एवी नोड एंड इट सप्रेस मायोकार्डियम। जो हार्ट की मसल्स हैं वो भी कम काम करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो अगर एसए नोड कम हो गई तो कह सकते हैं इंक्रीज इन आर आर इंटरवल ऑन ईसीजी। मतलब ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। इंक्रीज इन पी आर इंटरवल, सप्रेस मायोकार्डियम, इट इंक्रीज क्यूआरएस इंटरवल, it increases QRR interval. Now, a very commonly asked question, very commonly asked question is how to treat, what is the antidote of
एंटीडोट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स टॉक्सिसिटी और ब्यूपीवाकेन टॉक्सिसिटी, ये सवाल आता है। कोई भी लोकल एनेस्थेटिक की टॉक्सिसिटी की एंटीडोट क्या है, किसी बच्चे को याद है? द एंटीडोट ऑफ local anesthetic is 20% intralipid. इंट्रालिपिड और लिपिड इमल्शन। बेटा होता क्या है, जैसे ही आप लिपिड का इमल्शन देते हो, जो ब्लड में लोकल एनेस्थेटिक घूम रहा होता है वो लिपिड के अंदर एंटर कर जाता है। जैसे ही वो लिपिड के अंदर एंटर करता है फिर वो हार्ट और न्यूरॉन्स में एंटर नहीं कर पाता। तो इंट्रालिपिड का काम है जो ब्लड में एलए जा रहा है उसको वहीं पे ट्रैप कर ले। सो इंट्रालिपिड इट ट्रैप्स एलए, इट ट्रैप्स एलए। ओके, सो एंटीडोट ऑफ एलए इज लोकल एनेस्थेटिक इज, ये एमसीक्यू पूछा गया बेटा, बहुत कॉमनली सवाल पूछा गया, इंट्रालिपिड। हाँ, अब पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो एंटी एरिथमिक ड्रग दो, एक्ट्रोपिन लाइक ड्रग दो। सिजर्स हो रहे हैं तो सिजर्स को कंट्रोल करो, है ना। तो अगर मैं कहूं इफ द पेशेंट इज हैविंग ब्रेडिकार्डिया, तो ब्रेडिकार्डिया का कौन सा ड्रग होता है? अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ एलए इज कॉजिंग ब्रेडिकार्डिया तो कौन सा ड्रग दोगे? गिव एट्रोपिन। If LA is causing any other arrhythmia, let's say if LA is causing fibrillation, क्योंकि मायोकार्डियम सप्रेस हो रहा है ना तो कई बार फिब्रिलेशन हो जाते हैं, टॉपिक बन जाते हैं, गिव एम्योडारोन। बट ये क्या है, ये तो बात सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट है। हमें किस बात पे ध्यान रखना है? एंटीडोट क्या है? एंटीडोट जो है लोकल एनेस्थेटिक्स की वो इंट्रालिपिड है, ठीक है, इंट्रालिपिड है। अब बेटा लास्ट के 2-3 ड्रग, अब हमने ड्रग बनाया, जस्ट अ मोमेंट, कौन सा था? ब्यूपीवाकेन 6। हमने ड्रग बनाया 7th, लीवो ब्यूपीवाकेन। ओके, इट इज लेस कार्डियोटॉक्सिक। 8th, रोपिवाकेन। रोपिवाकेन is modified form of ब्यूपीवाकेन। क्यों बनाया? इट इज लेस कार्डियोटॉक्सिक। Because it is less cardiotoxic, it can be given IV या फिर बियर्स ब्लॉक। अभी हम आते हैं ये बियर्स ब्लॉक क्या चीज है, ठीक है, IV, ठीक है। रोपिवाकेन, रोपिवाकेन इट कॉजेस कार्टिलेज डैमेज। Because of this reason, it is never given as intra-articular injection। जॉइंट्स में कभी भी नहीं देते इसे। It is never given as an intra-articular injections। Done? ठीक है। अब बेटा लास्ट का पॉइंट, ऑल्दो ये मेरा काम नहीं है पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं क्योंकि आपके लिए बड़ा नया टॉपिक है। ऑल्दो ये टॉपिक जो है फाइनल ईयर का है, कई टेक्निक्स बता देता हूं मैं आपको, सम टेक्निक्स की लोकल एनेस्थेटिक्स दिया कैसे जाता है। तो एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। दिस टॉपिक इज नॉट आस्क्ड इन सेकेंड ईयर, बट अगर ये मैं आपको नहीं बताऊंगा तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है।
techniques and roots of local anesthetics। तो पहला टॉपिकल, टॉपिकल ही लगाना, टॉपिकल एले। टॉपिकल एले मतलब इट इज ऑल्सो नोन एज सरफेस पे लगाना। सरफेस मतलब स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगाना, ये बात तो हम जानते हैं। नेक्स्ट होता है बेटा इनफिल्ट्रेटिव एनेस्थीसिया, ये वर्ड समझने हैं हमें। इनफिल्ट्रेटिव एनेस्थीसिया, इनफिल्ट्रेटिव एनेस्थीसिया का बेटा मतलब होता है इंजेक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक डायरेक्टली इनटू अ टिश्यू, डायरेक्टली इनटू अ टिश्यू। ठीक है, ठीक है। थर्ड फील्ड ब्लॉक, ये वर्ड समझिए, फील्ड ब्लॉक। फील्ड ब्लॉक का बेटा मतलब लिखेंगे इट इज सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। ठीक है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स इन वाइड एरिया। मतलब एक स्किन है, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे सब पे लगा दिया। इसका फायदा ये होता है एडवांटेज, इट ब्लॉक्स ऑल सेंसरी नर्व्स, और हमें एक बहुत ही लार्ज एरिया मिल जाता है एनेस्थीसिया का जहां पे हम सर्जरी कर सकते हैं। तो फील्ड वर्ड से मतलब समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नर्व ब्लॉक। नर्व ब्लॉक इंजेक्शंस ऑफ एलए अराउंड नर्व प्लेक्सिस। कोई नर्व प्लेक्सिस आप जानते हो? कोई नर्व प्लेक्सिस आप जानते हो? कोई नर्व प्लेक्सिस लाइक एग्जांपल ब्रेकियल प्लेक्सिस सुना आपने? इसे हम बोलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस ब्लॉक। सिमिलरली और कोई इंटरकॉस्टल नर्व्स के अराउंड इंटरकॉस्टल ब्लॉक। ठीक है, सर्वाइकल ब्लॉक ये नाम है। और कोई नाम प्यूडेंडल ब्लॉक, सीलियक ब्लॉक, सुना है सब नर्व प्लेक्सिस। तो बेटा कौन सी सर्जरीज में आप करते हो, कौन सी सर्जरीज में आप ब्रेकियल प्लेक्सिस ब्लॉक करोगे? कौन सी? शोल्डर और आर्म की सर्जरीज में, इंटरकॉस्टल एब्डोमिनल सर्जरीज में, सर्वाइकल ब्लॉक नेक की सर्जरीज में, प्यूडेंडल ब्लॉक एनीवन? प्यूडेंडल ब्लॉक, प्यूडेंडल ब्लॉक आप करते हो फोर्सेप्स डिलीवरी में। जब बच्चा बाहर नहीं आ रहा तो उसे पकड़ के, जो 3 इडियट्स में आपने वैक्यूम क्लीनर पढ़ा था, तो वहां पे हम प्यूडेंडल नर्व के अराउंड ब्लॉक देते हैं। ठीक है, सर्वाइक सीलियक ब्लॉक एब्डोमिनल विसरा। ठीक है, नाउ बेटा नर्व ब्लॉक का फायदा क्या है? एडवांटेज ऑफ नर्व ब्लॉक इज, बेटा प्लेक्सिस में आप जानते हो तीनों टाइप की नर्व्स होती हैं, सेंसरी, मोटर और ऑटोनॉमिक नर्व्स। सो एडवांटेज ऑफ नर्व ब्लॉक इज ऑल सेंसरी, मोटर एंड ऑटोनॉमिक नर्व्स आर ब्लॉक्ड।
तो बंदे को सेंसरी नर्व, अगर सेंसरी नर्व ब्लॉक हो गई तो पेन नहीं होगा। मोटर नर्व ब्लॉक हो गई तो मूव नहीं करेगा। ऑटोनॉमिक नर्व ब्लॉक हो गई तो बीपी वीपी ये सब चीजें चेंज नहीं होंगी। तो ये होता है नर्व ब्लॉक का फायदा। ठीक है, यस। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, जिसका नाम हम बार बार पढ़ रहे थे, लिखेंगे इंट्रावीनस रीजनल एनेस्थीसिया। दूसरा नाम क्या लिखा था बेटा इसका हमने? इंट्रावीनस रीजनल एनेस्थीसिया का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं IVRA। इट इज ऑल्सो नोन एज बियर्स ब्लॉक। तो अब हम इस बात को समझते हैं, बियर्स ब्लॉक। अब ये क्या चीज है, पहले इसको समझते हैं। तो इस केस में बेटा हम क्या करते हैं, ये जो है मान के चलो एक लिंब है, ये एक आदमी का हाथ या पैर है, ठीक है। आपने यहां पे सर्जरी करनी है, तो हमने क्या किया, डायरेक्टली IVLA दे दिया। डायरेक्टली क्या किया, वेन्स में LA दे दिया, तो यहां पे एनेस्थीसिया प्रोड्यूस हो जाएगा। तो बेटा आप चाहते हो कि LA यहां पे रहे, तो ऊपर आपने क्या बांध दिया, ऊपर आपने हाई प्रेशर टॉर्निक्वे बांध दिया। क्या बांध दिया, टॉर्निक्वे सब समझते हो, वो जो ब्लड प्रेशर का कफ होता है ना, वो बांध दिया, ताकि ये LA बाहर ना निकल पाए हाथ के। सो डोंट यू थिंक इस पूरे एरिया में एनेस्थीसिया हो जाएगा। दिस इज नोन एज इंट्रावीनस रीजनल एनेस्थीसिया। नाउ हियर वी गिव IVLA, कौन सा देते हैं, इंट्रावीनस LA देते हैं, एंड द ड्रग ऑफ चॉइस इज लिग्नोकेन। लिग्नोकेन के अलावा कौन सा दे सकते हैं, प्राइलोकेन। और कौन सा दे सकते हैं, रोपिवाकेन। कोई बच्चा मुझे बता सकता है विच एनेस्थीसिया इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन बियर्स ब्लॉक? क्योंकि वो सबसे ज्यादा कार्डियोटॉक्सिक है, थोड़ा सा भी वेन से बाहर निकल के हार्ट में पहुंच गया तो एरिथमिया हो जाएगा। कौन सा ड्रग आप बिल्कुल भी नहीं देंगे इन इंट्रावीनस रीजनल एनेस्थीसिया? ये MCQ है। विच लोकल एनेस्थेटिक इज नेवर गिवन इन IVRA? The answer is bupivacaine. And the last point is, in intravenous regional anesthesia, we always use pure form of local anesthetic या लिग्नोकेन। यहां पे हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, प्योर फॉर्म। क्यों बेटा प्योर फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली वेन्स में दे रहे हैं, किसी टिश्यू में नहीं दे रहे। तो यहां पे भी आप IVRA में भी क्या देते हो, इंट्रावीनस क्या दे रहे हो, आप प्योर फॉर्म ऑफ लिग्नोकेन देते हो। नाउ प्लीज मार्क, इस पे काफी सवाल आते हैं, काफी सवाल आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पाइनल एनेस्थीसिया। Okay, spinal anesthesia, we inject LA into subarachnoid space. ठीक है, नेक्स्ट इज जब हम स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, मान के चलो बेटा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, और मान के चलते हैं
ये आपका क्या है, सब एरेक्नॉइड स्पेस है। सब एरेक्नॉइड स्पेस में आप बेटा सब जानते हो CSF होता है, ये CSF है। CSF में बेटा मेरा आप लोगों से एक सवाल, क्या CSF एंटी ग्रेविटी ऊपर जा सकता है? क्या CSF एंटी ग्रेविटी हमारे ब्रेन में जा सकता है? हाँ बेटा थोड़ा बहुत जा सकता है राहुल, ठीक है, जा सकता है। नाउ द पॉइंट इज CSF कैन मूव अपवर्ड्स एज वेल एज डाउनवर्ड्स। CSF एंटी ग्रेविटी भी ऊपर जा सकता है। अब बात यह आती है, जब हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, वी यूज लोकल एनेस्थेटिक्स इन 3 फॉर्म्स। पहला आइसोबेरिक, हाइपरबेरिक, लस्ट हाइपोबेरिक। आइसोबेरिक का मतलब सेम वेट लाइक CSF। Hyperbaric means heavier than CSF. Hypobaric means lighter than CSF. अब बेटा कैसे किया जाता है? हाउ डू वी मेक हैवियर? वी मेक हैवियर by adding 7.5% ग्लूकोज। हम क्या कर देते हैं, लोकल एनेस्थेटिक के साथ हम क्या कर देते हैं this। अब आप मुझे बताइए, लेट्स सी कॉमन सेंस लगा के, जब आप हाइपरबेरिक लोकल एनेस्थेटिक देंगे तो LA किस तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ के ऊपर की तरफ? हाइपरबेरिक विल मूव डाउनवर्ड, इट विल सेटल डाउनवर्ड। Hypobaric will move upwards. क्या ये बात समझ आ रही है? It will settle, it will go downward, it will remain there. It will remain there, है ना? तो ये इंपॉर्टेंस होती है हाइपरबेरिक की और हाइपोबेरिक की, ठीक है, जब हम चाहते हैं। नाउ अभी हम आते हैं इस पे, ठीक है, स्पाइनल एनेस्थीसिया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, in epidural anesthesia we inject LA into epidural space, into epidural space, ठीक है। we use a special needle known as Tuhois needle। कौन सी नीडल यूज करते हैं? टुहोइस नीडल, ये आप पढ़ेंगे फाइनल ईयर में। ठीक है, अब बेटा लास्ट पॉइंट इन लोकल एनेस्थेटिक, मैं आपके लिए क्या बनाता हूं, एक स्पाइनल कॉर्ड बनाता हूं। मान के चलो ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। और बाहर से शुरू करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में अगर हमें जाना है तो कौन कौन से स्ट्रक्चर हमें पियर्स करने पड़ते हैं।
सर सबसे पहले होता है स्किन, स्किन पियर्स करोगे। स्किन के बाद बेटा क्या होगा? स्किन के बाद क्या होगा? सबक्यूटेनियस टिश्यू। उसके बाद एक लिगामेंट होता है। कौन सा लिगामेंट होता है? लिखेंगे सुप्रा स्पाइनेटस लिगामेंट। तो 1 2 3 नीचे बना देता हूं मैं आपके लिए। थर्ड क्या है? सुप्रा स्पाइनेटस लिगामेंट। उसके बाद बेटा एनीवन? उसके बाद आता है बेटा ऐसे ऐसे। यहां पे क्या होता है? वर्टिब्रा की डिस्क होती है, वर्टिब्रा के कॉलम्स होते हैं। फिर फोर्थ स्ट्रक्चर होता है हमारा इंटर स्पाइनस लिगामेंट। ये आप एनाटॉमी में पढ़ेंगे, मैं बहुत अच्छा नहीं हूं इसमें। उसके बाद फिफ्थ लिगामेंटम फ्लेवम, लिगामेंटम फ्लेवम। उसके बाद ड्यूरामेटर शुरू हो जाता है। उसके बाद ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर के बाद एरिकनॉइड मैटर, जो साथ में ही चिपका होता है। ठीक है, एरिकनॉइड मैटर के अंदर पाया मैटर, यही होता है। तो जैसे ही हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, दिस इज हाउ वी आर पियर्सिंग, अगर हम एक नीडल पियर्स कर रहे हैं। अब मेरा आप बच्चों से एक सवाल, आप बच्चों से एक सिंपल सा सवाल, क्या आप बता सकते हो कि सीएसएफ कहां पे होता है? सीएसएफ, सीएसएफ कहां होता है? सीएसएफ कहां होता है बेटा? सीएसएफ होता है बेटा यहां पे, किसके बीच में? यहां पे सीएसएफ होता है। एरिकनॉइड मैटर और पिया मैटर के बीच में होता है सीएसएफ, यहां पे होता है सीएसएफ। ठीक है, और लिगामेंटम फ्लेमम और ड्यूरामेटर के बीच में होता है एपिड्यूरल स्पेस। इन दोनों के बीच में होता है एपिड्यूरल स्पेस। सो अब जो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया कहां दिया जाता है और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहां दिया जाता है? ये दो सवाल आते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया इज गिवन बिटवीन एरेक्नॉइड एंड पिया मैटर। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है बिटवीन लिगामेंटम फ्लेवम एंड ड्यूरामेटर। क्या हमें ये बात समझ आई? क्या हमें ये बात समझ आई? बेटा इस पे काफी सवाल आते हैं। समझ आ गया स्पाइनल एनेस्थीसिया और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के बीच में डिफरेंस? स्पाइनल एनेस्थीसिया और एपिड्यूरल के बीच में डिफरेंस समझ आया? कौन सा कहा देते हैं? तो ये बात आप फाइनल ईयर में भी पढ़ेंगे। एंड दिस फिनिशेस अवर लोकल एनेस्थेटिक्स। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। ठीक है, तो हमारा लोकल एनेस्थेटिक्स हो गया खत्म। लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपलर टॉपिक, दैट इज स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स।
तो बेटा आई विल बी यूजिंग शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट SMR। क्या शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे हम? SMR। अब बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, सर अगर आप स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स कर दोगे, डोंट यू थिंक आदमी पैरालाइज हो जाएगा, उसकी मसल्स मूव नहीं करेंगी? तो आप मुझे बता सकते हो कि वेयर डू यू वांट टू यूज स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट? आप स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कब यूज करोगे? जब आप चाहते हो कि आदमी मूव ना करे। व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट? पहला, ड्यूरिंग सर्जरी, जब आप सर्जरी कर रहे हो और आप चाहते हो आदमी मूव ना करे। जब आप एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल रहे हो, है ना, इंट्यूबेशन। आप चाहते हो कि लैरिंग्स रिलैक्स हो जाए, इंट्यूबेशन। इंट्यूबेशन वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? जब आप एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल रहे हो जिससे आप एनेस्थीसिया की गैसेस दोगे। लास्टली, जब पेशेंट को मसल का स्पाज्म हो गया है या फिर रिजिडिटी हो चुकी है, उसको फटाफट ठीक करने के लिए आप क्या दोगे? स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स दोगे। ठीक है, यहां पे हम यूज करते हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। नाउ हाउ डू वी अंडरस्टैंड स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट? इस बात को समझिए, डायग्राम बनाते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। तो पहले हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं। मान के चलिए साहब, ये हमारा ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन से सर नर्व्स अराइज होती हैं। These nerves, they come to spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड से बेटा फिर स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, एंड दीज स्पाइनल नर्व्स दे गो टू द मसल्स। ऐसे ही होता है। ओके, जनरली ये जो नर्व्स हैं ये सोमैटिक नर्व्स हैं। ये नर्व्स क्या हैं? सोमैटिक नर्व्स हैं। एंड दीज सोमैटिक नर्व्स दे रिलीज एसिटाइल कोलिन। क्या रिलीज करते हैं बेटा? ACH। ACH। तो हाँ, क्या हम बोल सकते हैं दिस जंक्शन, ये जो बेटा जंक्शन है इसको हम बोलते हैं NM जंक्शन। क्या बोलते हैं? NM जंक्शन। NM जंक्शन तो आप सब जानते हो, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अब पहले हम एसिटाइल कोलिन पे फोकस करते हैं। सर नॉर्मली एसिटाइल कोलिन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि एसिटाइल कोलिन का कौन सा रिसेप्टर होता है मसल्स पे? किसी बच्चे को अगर याद हो तो। एसिटाइल कोलिन का कौन सा रिसेप्टर होता है? एसिटाइल कोलिन का बेटा रिसेप्टर होता है NM रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर? मसल्स पे। कौन सा रिसेप्टर? NM रिसेप्टर। ठीक है, NM की फुल फॉर्म निकोटिनिक मस्कुलर रिसेप्टर। सर जैसे ये रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन इस पे काम करता है, दिस रिसेप्टर कंडक्ट्स आयन। इससे क्या होता है? सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, मसल्स में सोडियम आ जाता है। सोडियम से क्या होता है? कैल्शियम का रिलीज होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और आप जानते हो कैल्शियम कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। जैसे ही सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, मसल क्या हो जाएगी? डीपोलराइज हो जाएगी। मसल क्या हो जाएगी? डीपोलराइज हो जाएगी। कैल्शियम रिलीज होगा डीपोलराइजेशन से फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जस्ट अ सेकंड बेटा। एंड इट विल लीड टू मसल कॉन्ट्रैक्शन। डन? इजी हो गया। अब एक बात आपने याद रखनी है,
हमारे पास कौन कौन से स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स हैं? हमारे पास कौन कौन से स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट हैं? तो लिस्ट बनाएंगे बेटा, SMR, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स की लिस्ट। पहला बेटा आप बनाएंगे ब्रेन पे, जो ब्रेन पे काम करेंगे, जो ब्रेन पे काम करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा ब्रेन पे कैसे। क्या हम बोल सकते हैं जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड पे काम करते हैं उनको हम बोलते हैं सेंट्रली एक्टिंग SMR। तो पहले कौन से होते हैं? सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे काम करते हैं। डन। नेक्स्ट होगा बेटा जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम करेंगे। नेक्स्ट जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम करेंगे इसको हम बोलते हैं, सीधा नेम नेम देखिए बेटा क्या लिखेंगे, NM ब्लॉकर्स। क्या नाम दे दिया? NM ब्लॉकर्स। तीसरा जो मसल्स पे काम करेंगे, तीसरा जो मसल्स पे काम करेंगे, जो मसल्स पे काम करेंगे नाम दे दिया डायरेक्टली एक्टिंग SMR। जो मसल्स पे काम करेंगे डायरेक्टली एक्टिंग SMR। तो बेटा पहले इन तीनों के नाम आप समझिए, सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पे, NM ब्लॉकर्स, और जो मसल्स पे काम करेंगे डायरेक्टली एक्टिंग SMR। इजी हो गया। पहले बात करते हैं सेंट्रली एक्टिंग से। सबको आ गया समझ डायग्राम? तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। ठीक है। नाउ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आप जानते हो सोमैटिक नर्व्स निकलती है। अब ब्रेन से रिमेंबर कई इनहिबिटरी नर्व्स भी निकलती हैं। ब्रेन से कहीं इनहिबिटरी नर्व्स भी निकलती हैं। देखिए इस बात को समझिए, ब्रेन से एक इनहिबिटरी नर्व आई, इस इनहिबिटरी नर्व ने एक छोटे से न्यूरॉन पे काम किया और इस न्यूरॉन ने इसको इनहिबिट कर दिया। क्या आप मुझे बता सकते हो जो ब्रेन से इनहिबिटरी नर्व निकली उसने जो छोटे से न्यूरॉन को इनहिबिट किया, इस न्यूरॉन को बेटा आप क्या बोलते हो? एनीवन? इस न्यूरॉन को हम बोलते हैं इंटर नंशियल न्यूरॉन। क्या बोलते हैं इसे बेटा? इंटरनंशियल न्यूरॉन। सुने आपने कहीं ना कहीं? तो लेट्स टॉक अबाउट कौन कौन से ड्रग्स है हमारे पास। तो पहला ड्रग जो ब्रेन पे काम करेगा, ब्रेन पे लिखेंगे दो रिसेप्टर, पहला गाबा, दूसरा अल्फा 2। गाबा एंड अल्फा 2 आर इनहिबिटरी नर्व्स। कौन सी नर्व्स होती हैं? गाबा वाली और अल्फा 2 वाली इनहिबिटरी नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से काम करना शुरू करती हैं। सो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स आर, पहला बेंजोडाइजपीन। क्या बेटा लोग आप बता सकते हो बेंजोडाइजपीन्स कौन से रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं? दे ओपन गाबा ए क्लोराइड चैनल, दे एक्ट ऑन गाबा ए क्लोराइड चैनल।
तो ब्रेन में गाबा वाली नर्व्स काम करना शुरू कर देंगी। ठीक है। दूसरा ड्रग, तो बहुत सारे ड्रग हैं लाइक डाइजीपाम, नाइट्राजीपाम एक्सेट्रा। सेकेंड ड्रग लिखेंगे बेटा टिजानीडीन, बहुत इंपॉर्टेंट। टिजानीडीन, इट इज अल्फा 2 ए एगोनिस्ट। इट इज अल्फा 2 ए एगोनिस्ट। ये कौन सी नर्व्स को स्टिमुलेट करता है? जिसपे अल्फा 2 ए रिसेप्टर होते हैं। क्या हमें बात समझ आई? टिजानीडीन और बेंजोडाइजेपीन। कैन वी से दैट these two classes of drugs, they inhibit polysynaptic nerves, क्योंकि बहुत सारे नर्व्स में साइनैप्स हो रहे हैं और धीरे धीरे सारी नर्व्स इनहिबिट हो रही हैं। These drugs are used for decerebrate rigidity, they are also used for upper motor neuron lesion spastic paralysis। अब बेटा कोई भी चीज जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के लेवल पे होती है, ब्रेन के लेवल पे हो रही है तो डीसेरिब्रेट, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल से शुरू हो गई तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन कॉजेस ऑफ डीसेरिब्रेट रिजिडिटी। ये आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा है। लाइक एग्जाम्पल, कहां पे? स्ट्रोक, सेरिब्रल पाल्सी, इन सब बीमारियों में होता है। ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इन सब बीमारियों में क्या होता है? रिजिडिटी हो जाती है। टेटनस, ठीक है, टेटनस, ठीक है। इन ऑल दीज कंडीशन वी यूज। नाउ व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग्स? All these drugs, they have a side effect of sedation. इनसे नींद आती है। All these drugs, they have a side effect of sedation. क्या हमें बात समझ आई? क्या हमें बात समझ आ गई? गुड। अब बेटा एक ड्रग जो इस इंटरनंशियल न्यूरॉन्स पे काम करेगा, द थर्ड ड्रग इज बैक्लोफेन। बैक्लोफेन, इट इज गाबा बी। बेंजोडाइस्पिन कौन से थे? गाबा ए। बैक्लोफेन क्या है? गाबा बी। इसको पहले मार्क करिए, ये हमने पढ़ा भी था। ये गाबा ए है, ब्रेन में गाबा ए होता है, और स्पाइनल कॉर्ड में कौन सा होता था? हमने पढ़ा था गाबा बी एगोनिस्ट। तो ये कहां पे काम करते हैं? इंटरनंशियल न्यूरॉन। एट स्पाइनल कॉर्ड। अब बेटा लोग, मेरा आप बच्चों से एक सवाल, इमेजिन करिए एक आदमी को पूरी बॉडी में रिजिडिटी है, आप कौन सा यूज करोगे? बेंजोडाइस्पिन यूज करोगे कि बैक्लोफेन यूज करोगे? ओके। हमें इंटरनंशियल से न्यूरॉन कंडक्ट होता है, हम उसे इनहिबिट कर रहे हैं ना ऊपर से बेटा, राहुल जी। सो बैक्लोफेन, इट इज ओनली गिवन फॉर लोकलाइज्ड मसल स्पाजम्स। लाइक एग्जाम्पल, टॉर्टिकोलिस, स्प्रेन, बैक पेन होता है ना, बैक पेन, लुम्बागो, लंबर पेन, लुम्बागो। रिमेंबर, इट इज नॉट गिवन फॉर डीसेरिब्रेट या फिर होल बॉडी रिजिडिटी।
अगर पूरी बॉडी में रिजिडिटी है तो आप बैक्लोफेन यूज नहीं कर सकते। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बैक्लोफेन? Advantage is it is non-sedative. It is non-sedative. तो बताइए बेटा लोग, हमें क्या ये बात समझ आई? क्या हमें ये बात समझ आई? समझ आ रही है कहानी? Now the last class of drug we will write is, थर्ड क्लास ऑफ ड्रग इज सेंट्रली एक्टिंग में एक ग्रुप है मिफेंसिन ग्रुप। Mifencin group is just like benzodiazepines. They are like benzodiazepine. इसमें बहुत सारे ड्रग होते हैं, सॉरी, Mifencin group, it is like baclofen. It also block internuncial neuron. ठीक है, तो आप जानते हो कहां यूज करोगे? लोकलाइज्ड मसल स्पाज्म। ड्रग के नाम मिफेंसिन, मीथोकार्बामोल, कैरिसोप्रोडोल, क्लोरोक्साजोल। These drugs are rarely used. Now which is more preferred is, आजकल हम क्या प्रेफर करते हैं? बैक्लोफेन. So these are the drugs we are having in centrally acting muscle relaxant. Now the second class of drug we will write is directly acting skeletal muscle relaxants. तो डायरेक्टली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स में बात करते हैं। बेटा हमने अभी एक बात पढ़ी कि मसल्स हैं, मसल्स में पहले सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, मसल डीपोलराइज हो जाती है, जिससे कैल्शियम क्या रिलीज होता है? विच कॉजेस मसल कॉन्ट्रैक्शन, which causes muscle contraction. अब we have two types of drugs which will directly act on muscles. पहला, the drug that will block sodium channel. The drug is quinidine. And the second class of drug we will have is the drug that block calcium release, dantrolene. क्या हमें बात समझ आई? डेंट्रोलीन। तो कितने ड्रग्स हमने पढ़े डायरेक्टली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में? पहला जो सोडियम को ब्लॉक करेगा, सोडियम चैनल को, क्विनिडीन। दूसरा जो कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करेगा, डेंट्रोलीन। तो लिख लें दोनों के बारे में एक एक पॉइंट। पहले बात करते हैं हम क्विनिडीन की। क्विनिडीन इट ब्लॉक्स सोडियम एंट्री और सोडियम इनफ्लक्स। Quinidine, it is used for nocturnal. It is the drug of choice for nocturnal leg cramps. It is used for nocturnal. रात को सोते सोते कई बार आप देखते हो ना मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। नेक्स्ट ड्रग इज डेंट्रोलीन।
Dantrolene, it blocks SERCA2 channels. Can you tell me beta what is SERCA2 channel? कोई बच्चा बता सकता है SERCA2 क्या था? SERCA था आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम चैनल which is also known as रियानोडीन। इस रिसेप्टर को हम क्या बोलते हैं? रियानोडीन रिसेप्टर। इसीलिए डेंट्रोलिन का दूसरा नाम होता है रियानोडीन एंटागनिस्ट। SERCA2 का दूसरा नाम क्या होता है? रियानोडीन। तो इसीलिए डेंट्रोलिन का दूसरा काम क्या होता है? रियानोडीन एंटागनिस्ट। इस रिसेप्टर का दूसरा नाम रियानोडीन। नाउ हेंस इट इनहिबिट calcium release from smooth endoplasmic reticulum SER. Done. Use dantrolene. It is the drug of choice for hyperthermia. It is the drug of choice for hyperthermia which occurs in marked rigidity. अगर मसल बहुत ज्यादा रिजिड हो गई है और रैप्डोमायोलाइसिस हो रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्या आप बता सकते हो कि ऐसा हाइपरथर्मिया कौन सी कंडीशन में होता है? लाइक एग्जाम्पल, इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, पहला कॉज ऑफ हाइपरथर्मिया मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कौन से ड्रग्स करते थे बेटा? मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया इज ड्यू टू विच ड्रग? शेल ड्रग्स। अभी पढ़ा था, सक्सिनाइल कोलिन हेलोथेन। इट इज ऑल्सो द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूरोलेप्ट malignant syndrome. Neuroleptic malignant syndrome is due to antipsychotic drugs. एंटीसाइकोटिक ड्रग से न्यूरोलेप्ट मैलिग्नेंट सिंड्रोम होता है। एंटीसाइकोटिक ड्रग का दूसरा नाम होता है न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स। तो हाइपरथर्मिया बेटा कौन कौन से ड्रग से होता है? ये बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन होती है। पहली कंडीशन होती है हाइपरथर्मिया की मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। कौन से ड्रग करते हैं? शेल वाले ड्रग, सक्सिनाइल कोलिन, हेलोथेन, एट्रोपिन, लिग्नोकेन। दूसरा, न्यूरोलेप्ट मैलिग्नेंट सिंड्रोम कौन से ड्रग करते हैं? एंटीसाइकोटिक ड्रग, जो हम एंटीसाइकोटिक में पढ़ेंगे। तो डेंट्रोलिन को हम यूज करते हैं। डेंट्रोलिन को कैसे दिया जाता है? इसको इंजेक्शन से दिया जाता है इमरजेंसी में, ठीक है? इसे इंजेक्शन से दिया जाता है। इट इज अ डायरेक्टली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। सो हमारे डायरेक्टली एक्टिंग भी हो गए। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग। The most important drug of skeletal muscle relaxant is NM blockers. NM blockers का मतलब the skeletal muscle relaxants that act on neuromuscular junction. तो एक बार इस डायग्राम को भी बना लेते हैं। तो बेटा अभी हमने पढ़ा कि सोमैटिक नर्व्स एसिटाइल कोलिन रिलीज करती हैं और एसिटाइल कोलिन काम करता है कौन से रिसेप्टर पे? एनएम रिसेप्टर पे, है ना? एनएम रिसेप्टर पे। और एनएम रिसेप्टर का काम होता है, अगर ये स्टिमुलेट हो जाए, सोडियम इनफ्लक्स या डीपोलराइज करना। नाउ NM blockers, what is their mechanism of action? These drugs, they block
NM रिसेप्टर, ये किसको ब्लॉक करते हैं? दे ब्लॉक दिस NM रिसेप्टर. This is the most important class of drugs you know. So they block NM receptor of acetylcholine. They block NM receptors of acetylcholine. Now these drugs are of two types. This is most important. यही मेनली हम स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट सबसे बहुत कॉमनली यूज करते हैं. So they block NM receptors of acetylcholine. Now these drugs are of two types. NM blockers are of two types. The first is depolarizing blockers. Second is non-depolarizing blockers. बेटा ये लिस्ट आपने याद रखनी है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. Depolarizing blockers, non-depolarizing blockers. Depolarizing blockers में दो ड्रग्स होते हैं. पहला लिखेंगे बेटा सक्सामिथोनियम. सेकेंड डेक्सामिथोनियम. Now सक्सामिथोनियम, it is also known as सक्सिनाइलकोलिन. इसका दूसरा नाम क्या बेटा? सक्सिनाइलकोलिन. ओके. नॉन depolarizing blockers, they will end with the word curare, curium, क्यूरोनियम. कोई ड्रग का नाम आप जानते हो? कोई ड्रग का नाम आप जानते हो? लाइक एग्जाम्पल, फिलहाल एक ड्रग लिखता हूं, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे. ट्यूबोकुरारे. एट्राक्यूरियम, वीक्यूरोनियम. ठीक है. कुरारे की हिस्ट्री में आपको बताता हूं. तो ये बातें तो बेटा अभी हम देख लेंगे. नॉन डीपोलराइजिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीपोलराइजिंग ब्लॉकेज एंड नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकेज? तो बेटा पहले हम बात करते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की. ठीक है. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको ध्यान से समझिए, बच्चों को ये बात समझ नहीं आती. सर ये जो नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स हैं, लिखेंगे पहले नॉन डीपोलराइजिंग लिखेंगे. दे आर कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट एट एनएम रिसेप्टर. ये एनएम रिसेप्टर को कॉम्पिटिटिवली क्या करेंगे? ब्लॉक करेंगे. तो इस बात को समझिए बेटा. मान के चलो ये मसल है. मसल पे ये एनएम रिसेप्टर है. या तो इस पे एसिटाइलकोलिन काम करेगा, या तो इस पे कुरारे काम करेंगे. और अगर कुरारे ने काम किया तो क्या हो जाएगा? ये ब्लॉक हो जाएगा. फिर एसिटाइलकोलिन काम नहीं कर पाएगा. क्या हम सबको ये बात समझ आई कुरारे कैसे काम करते हैं? तो कुरारे दे आर कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट और कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर. अब मेरा आप बच्चों से एक सवाल. अगर कुरारे काम करेगा, लेट्स सी कौन सा बच्चा आंसर करता है, क्या मसल डीपोलराइज होगी? व्हाट डू यू थिंक? अगर हमने इसको ब्लॉक कर दिया तो क्या मसल डीपोलराइज होगी? ब्लॉक कर दिया इसको. सो मसल विल नॉट डीपोलराइज, क्योंकि सोडियम अंदर नहीं जाएगा. नॉट डीपोलराइज बिकॉज दे आर कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट ऑफ एनएम रिसेप्टर. क्या हमें बात समझ आई? बिल्कुल बात समझ आई. एग्री? तो अब आप बच्चों से एक सवाल.
अगर मैं कहूं सर कि हमें कुरारे का इफेक्ट ओवरकम करना है, अगर हम कुरारे का इफेक्ट ओवरकम करना है तो हमें किसका लेवल बढ़ा देना चाहिए? इफ यू वांट टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ कुरारे, levels of which molecule we should increase? Can you tell me the antidote of curare? The antidote of curare is increase the levels of ACH. अगर हम एसिटाइल कोलिन का लेवल बेटा अगर बढ़ा देंगे तो आप कुरारे के इफेक्ट को ओवरकम कर सकते हो। द आंसर इज नियोस्टिग्मीन। Neostigmine overcomes the blockage of curare. Because neostigmine increase the level of acetylcholine. तो बताओ बेटा क्या हमें बात समझ आई? कुरारे वाले कैसे काम करते हैं? सबको बात समझ आ गई? गुड। अब बात करते हैं सक्सिनाइल कोलिन कैसे काम करता है। ठीक है, तो पहले इस बात को समझेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे। देखो बेटा, मैं मसल बनाता हूं और ये एनएम रिसेप्टर है। तो सर जैसे ही आप सबसे पहले सक्सिनाइल कोलिन देते हो, सक्सिनाइल कोलिन इज जस्ट लाइक एसिटाइल कोलिन। ये इस रिसेप्टर को ओपन करेगा। ओपन करने से क्या होगा? सोडियम इनफ्लक्स होगा। So it opens. Sodium influx होगा, but this sodium influx is not sufficient. Not sufficient amount of sodium will come inside. Not sufficient amount of sodium will come inside, and later on, slowly, the NM receptors will become desensitized. तो एसिटाइल कोलिन। फिर धीरे धीरे क्या होगा? सोडियम इनफ्लक्स जो होगा होगा पर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगा। क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगा इसीलिए पूरी तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी और धीरे धीरे ये एनएम रिसेप्टर थक जाएगा और डिसेंसिटाइज हो जाएगा, फिर ये किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। सो विद सक्सिनाइल कोलिन लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म। तो सक्सिनाइल कोलिन में दो टाइप से एक्शन आता है। पहला आता है फेज 1। इन फेज 1 देयर इज परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन और सोडियम इनफ्लक्स। एग्री? But this sodium influx is insufficient to generate action potential. मतलब इतना ज्यादा सोडियम अंदर नहीं आया कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए और मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। लेटर ऑन फेज 2 देयर इज desensitization of NM receptor to acetylcholine। अब ये रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो गए और एसिटाइलकोलिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। क्या बात समझ आ गई हमें? अब बेटा आप लोगों से एक सवाल बताइए, मुझे बताइए किस मसल रिलैक्सेंट में शुरुआत में डीपोलराइजेशन होता है?
किस मसल रिलैक्सेंट में शुरुआत में डीपोलराइजेशन होता है? सक्सेनाइल कोलिन के कुरारे? कुरारे सिर्फ ब्लॉक करते हैं, सक्सेनाइल कोलिन पहले डीपोलराइज करता है फिर ब्लॉक करता है। सिंपल एज दैट। सो माई क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल इज व्हाट इज द इफेक्ट? ठीक है, एंटीडोट। ओके, अभी हम एंटीडोट बाद में बात करते हैं, बात करते हैं इफेक्ट की। इफेक्ट ऑफ सक्सेनाइल कोलिन, इफेक्ट ऑफ कुरारे। सर कुरारे ने तो सिंपली ब्लॉक किया। कुरारे दे विल ओनली प्रोड्यूस फ्लैसिड पैरालिसिस। Why curare they only produce flaccid paralysis? कुरारे से क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाता है क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही। बट सक्सेनाइल कोलिन से क्या होता है? सक्सेनाइल कोलिन प्रोड्यूस इनिशियल fasciculations और twitching of muscles and then later on flaccid paralysis। तो आप बता सकते हो एक कौन सी फेज है जिसमें शुरुआत में फेसिकुलेशंस और ट्विचिंग हो रही है मसल्स की? दिस इज फेज 1। दिस इज फेज 2। क्या हमें बात समझ आई? तो शुरुआत में क्योंकि मसल थोड़ी सी डीपोलराइज होती है, इसीलिए सक्सेनाइल कोलिन से शुरुआत में फेसिकुलेशंस और छोटी छोटी मसल कांपती है डीपोलराइजेशन होने की वजह से। ठीक है, सो नाउ इफेक्ट ऑफ नियोस्टिग्मीन। Neostigmine will produce complete reversal of curare. Neostigmine, no effect. They will rather aggravate effect of succinylcholine. SCHS succinylcholine. तो मुझे बताइए नियोस्टिग्मीन इज द एंटीडोट ऑफ, नियोस्टिग्मीन इज द एंटीडोट ऑफ विच स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट? नियोस्टिग्मीन इज द एंटीडोट ऑफ कुरारे, क्योंकि वो एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा और बाद में मसल्स क्या हो जाएंगी? मसल्स क्या हो जाएंगी? पैरालाइज हो जाएंगी। ठीक है, बाद में मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे। तो बेटा ये बात आपने याद रखनी है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ सक्सेनाइल कोलिन एंड कुरारे। दिस इज वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। तो बताओ किसी बच्चे को ये बात समझ नहीं आई है तो मुझे बताइए। तो सक्सेनाइल कोलिन क्या करता है? शुरुआत में थोड़ा सा सोडियम चैनल ओपन कर देता है क्योंकि वो एसिटाइल कोलिन की तरह थोड़ा सा सोडियम अंदर आता है, हल्की सी मसल कांपती है, पर फिर वो एनएम रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। जब वो रिस्पॉन्ड करना फेज 2 में कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, तब जाके मसल पैरालाइज होती है। तो इसीलिए सक्सेनाइल कोलिन से शुरुआत में डीपोलराइजेशन होती है, बाद में ब्लॉकेज होती है। तो सक्सेनाइल कोलिन को हम बोलते हैं डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। बट कुरारे क्या करते हैं? वो तो डायरेक्टली जाके ब्लॉक कर देते हैं, तो कभी भी सोडियम चैनल ओपन होते ही नहीं है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। एग्रीड? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मसल पैरालाइज या रिलैक्स होती है। तो पहले बताइए सब बच्चों को ये बात समझ आ गई? ठीक है, डन। सो बेटा इस बात को आपने पढ़ के आना है, क्योंकि एक कंसेप्ट जो मैं अब आपको पढ़ाऊंगा दैट इज 15 to 20 मिनट्स ऑफ कंसेप्ट, जो मैं अभी आपको नहीं पढ़ा सकता। तो कल हम पढ़ेंगे कि दोनों
डीपोलराइजिंग और नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स को हम के इफेक्ट को हम कैसे मेजर करते हैं, तो कल हम पढ़ेंगे क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ इफेक्ट्स ऑफ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स, एनएम ब्लॉकर्स के इफेक्ट को हम कैसे मेजर करते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तो कोई डाउट, जो चीज आपको नहीं समझ आई, आप मेरे से पूछ सकते हैं।